हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। एक ऐसा कोड जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर। किस तरीके से कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज में आती है, अगर आपको उनको कुछ भी आइडिया नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। हम बिल्कुल स्क्रैच से उन सबको स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ना केवल कंसेप्चुअली बल्कि प्रैक्टिकल के थ्रू भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि केवल थ्योरी लर्न होने से आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा कि जब इंटरव्यू के अंदर क्लियर करने लगेंगे तो इंटरव्यू अगर थ्योरेटिकल भी कर दिया तो प्रैक्टिकल जैसे आप बैठेंगे तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल भी जरूरी है, एक्सरसाइज को एग्जाम्पल के साथ सोल्व करना भी जरूरी है और थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप सामने वाले की बात को समझ भी सकें। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस कोर्स के अंदर हम कर रहे हैं। तो उसके लिए एचटीएमएल के ऊपर तो हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि एचटीएमएल के ऊपर बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक किस तरह परफेक्ट एचटीएमएल के थ्रू हम यूज कर सकते हैं वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सीएसएस के ऊपर कि किस तरीके से एचटीएमएल पेज के लेआउट को परफेक्ट तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू सी प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं और आप केवल इसलिए देख रहे हैं कि आपके करियर के अंदर हेल्प होनी चाहिए, आप अच्छी जॉब चाहते हैं, तो नॉलेज गैप हमेशा फिल होना चाहिए। उसके अंदर कहीं पे दिक्कत आएगी तो आगे जाकर के आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें लास्ट में जाते जाते। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर भी जानेंगे कि सीएसएस के सिंटैक्स के साथ में सीएसएस के जो सेलेक्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उनको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाउ टू राइट सीएसएस जैसे मान लीजिए एचटीएमएल के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमने एक पैराग्राफ टैग दिया है, H1 टैग दे दिया, इसके अंदर लिख दिया मैंने दिस इज हेडिंग 1। इस एलिमेंट की स्टाइल को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेकोरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है हमारे पास में स्टाइल के अंदर जैसे हमने बोल दिया इसको कलर की जगह बोल देते हैं हम इसको ब्लू। तो ये हो गया इसको डेकोरेट करना। तो ये हो गया इसका बेसिकली कैस्काडिंग स्टाइल शीट नहीं होगी, ये केवल इसका नॉर्मल इनलाइन सीएसएस हो गई है, इसको भी हम सीएसएस ही बोलते हैं। तो अगर इसको हमें सीएसएस की फॉर्मेट में लिखना हो, अगर हमें इस एलिमेंट से बाहर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने हटा दिया हेड टैग के अंदर हमेशा एक स्टाइल टैग और लगा दिया जाता है जिसके थ्रू के सारा कुछ काम होता है। तो जब हम H1 के ऊपर अप्लाई कर दें, जैसे हमने इसको बेसिकली इस तरीके से अप्लाई कर दिया, अब जब हमने इसको एलिमेंट के साथ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए क्या होगा। पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि रेड कलर हमने इसको दे दिया। अब इसके अंदर क्या है, ये तो हो गया इसका H1 तो हो गया सेलेक्टर जो कि डेफिनेशन में था। उसके बाद में आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके ब्रासेज आ गए जो कि सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज आ गई है, जो भी हमारे पास में एट्रीब्यूट आ गया, तो उसके अंदर लेफ्ट कलर के अंदर आ गया उसका प्रॉपर्टी नेम और ये आ गया उसका प्रॉपर्टी वैल्यू। अब इसके साथ में हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट का साइज भी चेंज हो जाए, तो फॉन्ट साइज भी क्या करते हैं, इस तरीके से लार्जर कर दिया था और लार्जर हो गया, स्मॉल हो गया, इसको मैंने बोल दिया 40 पिक्सल। तो जिस तरीके से हम देना चाहे उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सीएसएस को लिखने का सिंपल सा प्रोसेस क्या, सबसे पहले आता है सेलेक्टर के बाद में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रासेज आते हैं और उसके बीच में उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिफाइन कर दिया जाता है। अब ये जो सीएसएस का जो सेलेक्टर आता है, इसके बेस के ऊपर कई तरीके होते हैं। सेलेक्टर का मतलब हमारा एचटीएमएल पेज के अंदर 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखी रहती है, किस एलिमेंट के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होनी है वो यही डिफाइन करता है। ये जो सेलेक्टर होता है इसी के थ्रू हम सारा कुछ डिफाइन करते हैं। इसके थ्रू हम अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हमारी सीएसएस सही जगह पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये सीएसएस सेलेक्टर या फिर ये स्टाइल के जो सेलेक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन, ये मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप ऑफ सीएसएस सेलेक्टर किस तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ सीएसएस सेलेक्टर के अंदर जैसे नॉर्मल तरीके से हमने बांट दिया है, सबसे पहले तो होता है हमारे पास में ये सीएसएस के अंदर कमेंटिंग करने का प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है, एक तो आ गया एलिमेंट सेलेक्टर, जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन करा कि अगर आपके पास में कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट है और उसको अगर आपको डिफाइन करना है, दिस इज हेडिंग 1। अब हमारे पास में हेडिंग की 5-6 तरीके के प्रोसेस हैं कि हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5। तो इन सभी के ऊपर अगर सेम
क्लास हमें अप्लाई करनी है कि सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, तो उसको हम सेम तरीके से उसको लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारे पास में H2, दिस इज हेडिंग 2। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या बोलता है कि जो एलिमेंट आपने जो लिखा हुआ है उस एलिमेंट के ऊपर अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो आएगा हमारे पास में एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास में एलिमेंट सेलेक्टर। इसको मैं कमेंट करके नीचे एलिमेंट सेलेक्टर को मैं डिफाइन करता हूँ। H1 आ गया, तो ये तो हो गया सेलेक्टर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रशेज आ गए। इसके बाद में मैंने कलर इसका मान लीजिए दे दिया है ब्लू। तो देखिए H1 के ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई हो गया, लेकिन H2 के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई नहीं हुआ है। अगर H2 पे मुझे कुछ कलर अप्लाई करना होगा तो उसके लिए मुझे H2 टाइप का लिखना पड़ेगा। और कलर मैंने बोल दिया इसका जो भी तरीके का होगा, ये मैंने इसको बोल दिया ब्राउन। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से हो चुके हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, जितने आपके पास में अवेलेबल हैं। जैसे कोई इसको फॉन्ट साइज बोला आपने, तो फॉन्ट वेट बोल दिया आपने, फॉन्ट वेट के ऊपर आपने बोल दिया 500, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो चुका। तो ये हो गया इसको एलिमेंट टाइप सेलेक्टर। अब एलिमेंट टाइप सेलेक्टर के अलावा कुछ चीज़ होती है। अब जैसे मान लीजिए H1 एंड H2 दोनों का मैंने अलग अलग तरीके से लिखा, तो अब इसकी जगह दोनों को मुझे सेम तरीके से लिखना हो, एक ही दोनों के CSS अप्लाई करनी हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं H1 एंड H2 को सेपरेटली हम रख लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा डिस्कशन करते हैं H3 H4 के ऊपर या कुछ अलग एट्रीब्यूट अलग एलिमेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप सेलेक्टर को। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब है कि मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप सेम स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस चीज़ को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया P कि लॉरेम इप्सम, ये हमारे पास में पैराग्राफ आ गया है। उसके साथ में मैंने नीचे दे दिया इसको एक H3 टैग और दे दिया। हम चाहते हैं P और H3 दोनों के ऊपर सेम टेक्स्ट अप्लाई हो जाए। दिस इज हेडिंग 3 एंड कलर इज सेम एज H पैराग्राफ। तो उस कंडीशन के अंदर हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, हम ग्रुप सेलेक्टर बोल रहे हैं, हम इसके ऊपर केवल कलर चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो हमने पहले तो बोल दिया P जो हमारे पास में सेलेक्टर होता है, तो ये तो हो गया P। उसके बाद में मैं चाहता हूँ H3 के ऊपर भी सेम अप्लाई हो जाए, तो मैंने बोल दिया H3। इसके ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रशेज आ गए। अब इसके ऊपर मैंने कलर बोल दिया कि इनका कलर होना चाहिए रेड। तो देखिए जो कलर पैराग्राफ के ऊपर था वही कलर H3 के ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन फॉन्ट साइज दोनों के डिफरेंट है, क्योंकि H3 की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो टेक्स्ट को हाईलाइट करके रखता है और पैराग्राफ अपने टेक्स्ट को नॉर्मल तरीके से लिखता है कंटिन्यूअस के अंदर, कि जो कलर नॉर्मल तरीके से आपने दे रखा था वैसे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों का फॉन्ट साइज भी सेम दिखे, दोनों का फॉन्ट वेट भी सेम तरीके से दिखे, तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे कि कलर आ गया, उसके बाद हमने बोल दिया फॉन्ट वेट, हमने बोल दिया बोल्ड होना चाहिए, तो देखिए बोल्ड हो गया। अभी तक हमने फॉन्ट साइज नहीं दिए, तो फॉन्ट साइज दे देंगे तो उसके बाद में देखो दोनों की चीज़ सेम ही दिखने लग जाएगी। ये बोल दिया मैंने 16 पिक्सल। अब आप डिफाइन इसके अंदर बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते पैराग्राफ कहाँ पर है और हेडिंग कहाँ पर है, लेकिन दोनों के दोनों टैग सेपरेट हैं। लेकिन इनको अप्लाई हमने एक साथ किसके थ्रू कर दिया, ग्रुप सेलेक्टर के थ्रू, क्योंकि ये जो हमने सेलेक्टर डिफाइन कर रखे हैं वो आ गए हमारे पास में ग्रुप के अंदर पैराग्राफ एंड H3। तो जब भी हमें ग्रुप सेलेक्टर को डिफाइन करना हो, ग्रुप सेलेक्टर का यूज करना हो या मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम चीज अप्लाई करनी हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या लिखते हैं, कोमा लगा करके इन चीजों को कॉमन कर देते हैं कि हाँ ये चीज हो गई सेपरेट। जिसके अंदर अलग करना था वो हमने अलग तरीके से कर दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि हमने नॉर्मल इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करके देख लिया और हमने ये भी चेक कर लिया कि दो या मल्टीपल जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उनके ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। अब इसके अलावा कौन सा आता है, इसके अलावा हमारे पास में आता है कि क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है कि क्लास सेलेक्टर में हम सबसे पहले तो लिखते हैं डॉट और यहाँ पे फिर लिखते हैं क्लास का नाम। हमने बोल दिया P1, ये क्लास का नाम आ गया। ये हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेरेंथेसिस लगा दिया। इसके ऊपर मैंने कर दिया कलर। कलर के ऊपर मैंने बोल दिया, इसके ऊपर बोल दिया इस बार एक्वा, कि एक्वा कलर होना चाहिए। तो मैं जब इसके ऊपर नॉर्मली P लिख देता हूँ तो ये तो आ गया मेरे पास में लॉरेम इप्सम, तो नॉर्मल इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई हो गया जैसा कि होना था। लेकिन अब मैं इसके ऊपर CSS जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास में एट्रीब्यूट आता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं क्लास के थ्रू। तो क्लास के अंदर मैंने बोल दिया P1, तो इसने ओवरराइड कर दिया जो कि हमने ग्रुप वाइज कर रखा था। उसके जगह पे जो P1 क्लास के अंदर दे रखा था वो सारा का टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, सारी की स्टाइल शीट।
तो ये हमारे पास में थर्ड टाइप का सिलेक्टर हो गया कि आप क्लास के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ये जब भी हम किसी भी एलिमेंट के अंदर टाइप करेंगे तो क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट आता है उसके अंदर जो वैल्यूज पास करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होती है, वो डॉट के साथ में उसको लिखा जाता है। अब क्या इसके ऊपर क्लास कितनी तरह की अप्लाई हो सकती है? मल्टीपल टाइप की कलर्स भी इसके मल्टीपल टाइप की स्टाइल क्लास भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेलेक्टर के टाइप। तो ये आ गया हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में ये आ गया क्लास सेलेक्टर। अब पैराग्राफ एक तो चेक कर लिया हमने कैसे कि नॉर्मल पैराग्राफ को कैसे करते हैं, क्लास का नाम देकर के किस तरीके से करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कुछ और तरीके का भी हो, तो फोर्थ आता है हमारे पास में, अगर किसी पैराग्राफ की आईडी दे रखी है, किसी भी एलिमेंट की आपने आईडी दे रखी है तो आईडी बेस्ड सेलेक्टर भी हो सकता है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे बोल दिया ड्यू, एक ड्यू मैंने टाइप कर दिया और उसकी आईडी मैंने डिफाइन कर दी, जो HTML के अंदर डिफाइन करते हैं आईडी मैंने बोल दी इसकी div1 और इसके अंदर मैंने बोल दिया lorem ipsum, कुछ भी टाइप हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से आ गया। तो अगर मुझे इसके ऊपर कुछ डिफाइन करना है कि ये अलग तरीके से डिफाइन हो जाए तो उसके ऊपर मैंने मान दिए बोल दिया आईडी सेलेक्टर। तो किस तरीके से आएगा, इसको आईडी सेलेक्टर किस तरीके से काम करेगा, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हैश के बाद में क्या डिफाइन करेंगे div1। तो ये बोलेगा div1 जिसकी आईडी होगी उसके ऊपर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने बोल दिया कितना कलर, बोल देता हूं मैं इसको ब्राउन कलर। तो देखिए इसके ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई हो गया। फॉन्ट साइज मुझे चेंज करनी है तो फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया इसको 60 पिक्सल। तो उसके ऊपर फॉन्ट साइज के ऊपर भी अप्लाई हो चुका, कौन सी साइज होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज अप्लाई को तो कोई भी CSS या फिर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास में फोर्थ टाइप का। तो ये तो हो गया 1, सेकंड हो गया हमारे पास में ग्रुप सेलेक्टर, थर्ड हो गया हमारे पास में क्लास सेलेक्टर, फोर्थ हो गया हमारे पास में आईडी सेलेक्टर। अब अभी तक हमने सब कुछ करा हुआ था कलर वाइज। अब हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई यूनिवर्सल चीज भी अप्लाई हो जाए। यूनिवर्सल मतलब कि अगर आप ये चाहते हो आपके पूरे HTML डॉक्यूमेंट या HTML पेज के ऊपर सेम चीज अप्लाई हो जाए कोई पर्टिकुलर टाइप की एट्रीब्यूट के ऊपर। तो जैसे स्टाइल हमने दिया हुआ है तो उसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, उसके अंदर हम बोलते हैं स्टार्ट डिफाइन होता है यूनिवर्सल से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गया। अब जहां पर भी आपने कुछ चीज नहीं दे रखी होगी उसके ऊपर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको बोल देता हूं लाइन हाइट होनी चाहिए हमारे पास में 50 पिक्सल। तो देखिए सबके बीच के अंदर लाइन हाइट बिल्कुल फिक्स हो गई है, इक्वल साइज के ऊपर सभी पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर 50 पिक्सल की हो गई है। तो ये आप कलर भी सेट कर सकते हो। बेसिकली हम इस तरह के CSS का यूज जब करते हैं जब आपको पूरे के पूरे वेब पेज के अंदर सिमेट्री रखने की, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली अब सबके ऊपर कुछ भी आ रखी होगी, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने इसके ऊपर बोल दिया ये वाली, तो सबके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली सेम अप्लाई हो गई। बाकी सारी है जो भी उनके ऊपर एट्रीब्यूट थे एज इट इज वैसे के वैसे चल रहे हैं जो कि उनके होने चाहिए थे। तो इस तरीके से ये हमारे पास में आ गया यूनिवर्सल सेलेक्टर 5th टाइप का। अब इसके अलावा हमारे पास ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, जैसे एंकर टैग आ गया। एंकर के अंदर आपके पास टारगेट, किसी के अंदर टारगेट डिफाइन करते हो, किसी के अंदर टारगेट डिफाइन नहीं करते हो। उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एंकर टैग डिफाइन कर देते हैं, 2-3 एंकर टैग डिफाइन कर देते हैं। दिस इज एंकर 1, एंकर 2, ये आ गया एंकर 3। इनके अंदर मैंने HREF ये टाइप कर दिया, HREF मैंने हैश टाइप कर दिया सबका, ये हैश टाइप कर दिया। और इसको मैंने टारगेट बोल दिया, ये टॉप बोल देता हूँ, इस टारगेट को बोल देता हूँ ब्लैंक। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना हो, ऐसा कोई एंकर एलिमेंट है जिसका कि टारगेट हमने डिफाइन कर रखा है डिफॉल्ट को छोड़ के, मतलब टारगेट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रखा, तो उसका कुछ अलग तरीके से हो जाना चाहिए। तो देखिए एक ही बाय डिफॉल्ट इसकी जो भी कलर सेटिंग्स अप्लाई करनी थी वो आ गई है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 6 एक नॉर्मल एंकर टैग के ऊपर जो एलिमेंट अप्लाई होना चाहिए किसके अंदर चला जाएगा, हमारा एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर। तो ये हमने एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर लिख दिया। देखिए ए के ऊपर कौन सी अप्लाई होनी चाहिए, ए का हमने बोल दिया है इसको कलर होना चाहिए इसका रेड, सबका कलर रेड हो गया है।
अब हमें ये चाहिए कि जिसके ऊपर टारगेट डिफाइंड है उसके ऊपर उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए या कुछ और आ जाए। तो उसके ऊपर देखिए मैं क्या बोल देता हूं इसको, एट्रीब्यूट सेलेक्टर ए, इसके अंदर मैंने बोल दिया टारगेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके ऊपर मैंने बोल दिया कि इसके क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए इसका मेरे पास में येलो। तो जहां जहां पर हमारे पास में टारगेट सेट कर रखा है मैंने, उस जगह पे चला जाएगा ये बैकग्राउंड कलर हो गया इसका येलो। और मैं इसका और भी चेंज कर सकता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट साइज मेरे को बढ़ानी है, तो फ़ॉन्ट साइज मैंने मान लीजिए मैंने दे दिया 30 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल चला गया नॉर्मल एंकर के अलावा। कि ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे एंकर टैग जिनका टारगेट हमने डिफाइन करा हुआ, उसकी स्टाइल सीट उसके ऊपर ये अप्लाई हो जानी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी हट जाएगा कि नीचे से कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम CSS को डिफरेंट तरीके से, जो CSS का सेलेक्टर होता है उसके बेस के ऊपर अलग अलग तरीके से उसको राइट कर सकते हैं। ओके।